नमस्ते। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव इतना बढ़ गया है, लगभग युद्ध जैसे हालात लग रहे हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सब शुरू हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस बहुत ही भयानक आतंकी हमले से, जिसमें 26 से ज्यादा जानें चली गईं। उसके बाद फिर 7 मई को भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे मामला और बिगड़ गया है। हमारी कोशिश है कि जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर इन घटनाओं को, इनके पीछे के दावों को और असलियत को समझें। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं उस पहली घटना से जिसने ये सब भड़काया, पहलगाम हमला। 22 अप्रैल को पर्यटकों पर यह हमला हुआ। कहा जा रहा है कि पिछले 25 सालों में नागरिकों पर यह सबसे बुरा हमला था। 28 मौतें हुई और जिस तरह से हमला हुआ वो बहुत क्रूर था। पुरुषों को निशाना बनाया गया, हिंदू पहचान पूछकर गोली मारी गई। वो मंजूनाथ की कहानी तो दिल दहला देती है। TRF मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने जिम्मेदारी ली है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हताशा है या शायद एक चाल। हाँ, मतलब कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था, तो शायद उसे बिगाड़ने की कोशिश, क्योंकि पर्यटकों पर हमला ये आमतौर पर होता नहीं है। बिल्कुल। और इस हमले के बाद, जैसा आपने कहा, हालात तेजी से बिगड़े। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। दावा यह है कि LET मतलब लश्कर-ए-तैयबा और JM जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया गया है। ये ठिकाने पाकिस्तान के पंजाब और पाक प्रशासित कश्मीर में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी फौरन जवाब दिया। बॉर्डर पर भारी गोलाबारी हुई, जिसमें दोनों तरफ आम लोग मारे गए। भारत में 12 और पाकिस्तान में शायद 31। फिर पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय फाइटर जेट गिरा दिए, जिसमें एक राफेल भी शामिल था। 5 विमान, और वो भी राफेल। मतलब इस सूचना युद्ध के माहौल में इन दावों पर कितना यकीन किया जा सकता है? देखिए, सवाल तो सही है। जो जानकारी हमें मिली है उसमें एक फ्रांसीसी खुफिया सूत्र का जिक्र है, जिसने कम से कम एक राफेल गिराए जाने की आंशिक पुष्टि की बात कही है। साथ ही ऐसी भी अपुष्ट खबरें हैं कि कोई 125 विमानों के बीच हवा में बड़ी झड़प हुई और भारत ने भी कथित तौर पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन हमले किए। तो ये दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती गईं और स्थिति बिगड़ती चली गई। वो एक्शन रिएक्शन वाला खतरनाक सिलसिला। हाँ, जो पूरी तरह से जंग का रूप ले सकता है। बिल्कुल। और इसी माहौल में जैसा होता है, झूठी खबरें भी खूब फैली। सच क्या है, झूठ क्या है, समझना मुश्किल हो गया। जैसे जम्मू में S-400 मिसाइल सिस्टम ने ड्रोन गिराया, ये तो सच था, पर वो कराची पर हमला या इस्लामाबाद पर कब्जा या जनरल मुनीर का तख्ता पलट हो गया, ये सब अफवाहें निकली। फैक्ट चेकर्स ने इनको गलत बताया और मीडिया के कुछ हिस्से, और वो जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, उन्होंने पुराने वीडियो या गेम के फुटेज को ऐसे फैलाया जैसे वो अभी का हो। हाँ, ये बहुत हुआ। जानकारी को परखना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में। इसी सब के बीच एक और बड़ी घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए मोहम्मद के अब्दुल रऊफ अजहर का मारा जाना। ये मसूद अजहर का भाई था और वो जो IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था, उसका मुख्य आरोपी था। डैनियल पर्ल मामले से भी इसका नाम जुड़ा था। तो इसकी मौत भारत के लिए तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये थोड़ी शर्मिंदगी की बात हो गई है। हुआ ये कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ, जिसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो पाकिस्तानी सेना के जनरलों के साथ अजहर के जनाजे की नमाज पढ़ते हुए देखा गया। अच्छा, सेना के जनरलों के साथ? जी हाँ, और ये तस्वीरें कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी गुट हैं और जो वहाँ का सिस्टम है, उनके बीच गहरे रिश्तों की तरफ इशारा करती हैं। ये तो वाकई पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करता होगा, खासकर दुनिया के सामने। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो पाकिस्तानी सेना पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो इस तरह के झगड़ों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करती है, मतलब देश के अंदर। कहा जा रहा है कि इस तनाव से जनरल मुनीर की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके अपने कॉरपोरेट हित भी हैं और भारत को उकसाना शायद उनकी एक रणनीति का हिस्सा हो। कई जानकार मानते हैं कि असल लड़ाई पाकिस्तानी फौज से है, वहाँ के आम लोगों से नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में भी तो गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जैसे पहलगाम में इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चूक कैसे हो गई? हमला हुआ तो रिएक्शन इतना धीमा क्यों था? सीमा सील करने के दावे होते हैं, फिर भी घुसपैठ कैसे हो जाती है? पुलवामा हमले के भी कई सवाल थे जो आज तक अनसुलझे हैं।
ये सब कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक जवाबदेही में कमी की तरफ इशारा करते हैं, है ना? सही बात है। और अगर दुनिया की प्रतिक्रिया देखें तो पहलगाम हमले की तो सबने निंदा की। बाद में जब हमले और जवाबी हमले हुए तो अमेरिका, यूएन, चीन, रूस सबने कहा कि भाई संयम बरतो। अमेरिका इस बार थोड़ा दूर खड़ा देखा पहले के मुकाबले। हालांकि ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी थी। चीन तो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा देखा। हथियार सप्लाई की बातें भी आईं और ये भी कि वो शायद इस झगड़े को अपने हथियारों के टेस्ट के तौर पर देख रहा है। और इजराइल ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा डर है वो है परमाणु युद्ध का। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और पाकिस्तान की तो कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है, मतलब वो पहले इस्तेमाल न करने की कोई घोषित नीति नहीं रखते। हाँ, यही सबसे खतरनाक पहलू है। ये स्थिति किसी भी फुल स्केल वॉर को सोच से भी परे विनाशकारी बना देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बहुत ही क्रूर हमले से ये तनाव का खतरनाक दौर शुरू हुआ है, जो गलत सूचनाओं से भी भरा पड़ा है। इसने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी आतंकी रिश्तों को उजागर किया है, बल्कि दोनों तरफ सुरक्षा और जवाबदेही पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात यह रह जाती है, अगर ये माना जाए कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान इस तरह के संघर्ष को अपनी रणनीति के तहत इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ हमारी अपनी सुरक्षा में बार बार गंभीर चूक सामने आती हैं, तो सिर्फ फौरी सैन्य जवाबों से आगे बढ़कर मतलब वो कौन से व्यवस्थागत बदलाव करने होंगे जिनसे समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके।